क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा काइनेमेटिक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। इसमें से हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकालेंगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे भी डिस्कशन थोड़ा सा होगा। पहले कॉन्सेप्ट ये है दैट व्हाट इज बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? मैं आपको सर्कुलर मोशन याद दिलाना चाहूंगा। सर्कुलर मोशन में हम बेसिकली एक बॉडी को एक सर्कल में चलाते हैं। ये मेरे पास एक बॉडी है और इस सर्कल में चल रही है। अब इसके साथ जो वेलोसिटी होती है बेटा, ये इसकी वेलोसिटी है, बॉडी की वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी के दो कैरेक्टर होते हैं। आपको याद होगा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी दो चीजें होगी। एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा इसकी डायरेक्शन होगी। मतलब जब भी एक बॉडी सर्कल में चलेगी, इसके पास जो वेलोसिटी है ये दो तरह से चेंज हो सकती है। इसका मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तब हम फिर से बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो गई। इसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकते हैं, तब फिर से हम कहेंगे दैट इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट हमेशा है दैट जब भी एक बॉडी सर्कल में चलेगी तब इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा चेंज होती जाएगी। आप देखो, अगर आई सपोज दैट ये बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रही है, मतलब यहां भी इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, हर किसी पॉइंट पे इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपको याद होगा, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आर्क पे दी जाती है या सर्कल में दी जाती है, उसकी डायरेक्शन बाय मींस ऑफ अ टेंजेंट दी जाती है। मतलब अगर बॉडी एक आर्क या एक सर्कल में चलेगी और आपको किसी पॉइंट पे उस वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफाइन करनी होगी, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफाइन करनी होगी, तब आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो आप टेंजेंट इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे, तो ये वाला टेंजेंट इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। अब आप इधर पहुंचे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे दी जाएगी। अब आप इधर पहुंचे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर ऐसे दी जाएगी। इधर पहुंचे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे दी जाएगी। मतलब आप समझ पाओगे दैट जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में चलती है, चाहे इसका मैग्नीट्यूड सेम क्यों ना हो, 10 मीटर पर सेकेंड यहां पे, 10 मीटर पर सेकेंड हर किसी जगह पे, यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड, इसी तरह यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड, इसी तरह यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी। और अगर इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तब हम जानते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दो चीजों से चेंज हो सकती है, इधर इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, या दोनों चीजें चेंज होगी तो ये चेंज होगी। और इस हालत में इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती जाएगी। जब इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती जाएगी, इसका मतलब ये है दैट हम इस बॉडी को मान सकते हैं दैट द बॉडी इज अंडर एक्सेलरेशन, कि बॉडी के पास क्या है? एक्सेलरेशन। तो ये बॉडी जो है, हम इसको बोल सकते हैं दैट जो बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रही है उसके पास हमेशा एक एक्सेलरेटेड मोशन रहती है। मतलब उसके पास हमेशा एक एक्सेलरेशन रहती है। किसकी वजह से? बिकॉज उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसको एक्सेलरेशन मिलती है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, आप समझो, अगर इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, तब दो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इज डिफाइन होगी। एक वो एक्सेलरेशन जो तब वजूद में आएगी जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। उस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को हम बेसिकली कहते हैं कौन सी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरी वो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन जो तब प्रोड्यूस होगी जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। यहां पे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, यहां पे 9 मीटर पर सेकंड मिली, यहां पे 12 मीटर पर सेकंड हुई। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप चेंज कर पा रहे हो, तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है बॉडीज में, उनको हम बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। लेकिन
जब बॉडीज की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, बॉडीज में प्रोड्यूस होगी एक्सेलरेशन, किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन, ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। उस टाइम जो एक्सेलरेशन आप डिफाइन करते हो उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आपको एक चीज समझ आई होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसी टाइम डिस्कस की जाएगी जिस टाइम बॉडी किन में चलेगी, शाबाश, सर्कल में चलेगी, क्योंकि सर्कल में ही डायरेक्शन चेंज होती जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब देखो बेसिकली अब क्या होता है। अच्छा, एक चीज तो क्लियर हो गया दैट कि जब भी बॉडी सर्कल में चलेगी तो इसके साथ में दो एक्सेलरेशन डिफाइन होगी। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो इसकी चेंज इन वेलोसिटी की वजह से होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से होगी। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो इसके चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से होगी। अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, अगर आपको एक बॉडी को सर्कल में चलाना होगा तब आप देख पाओगे इंपॉर्टेंट फिनोमेना हमें चाहिए। देखो बेटा, ये बॉडी ऐसे चल रही है आपको, लेकिन इसको सर्कल में चलाना है। अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी सर्कल में चले तब आपको एक फोर्स एक्सर्ट करना होगा इस बॉडी पे टुवर्ड्स द सेंटर। देखो, जब आप इसको टुवर्ड्स द सेंटर खींचोगे ये बॉडी टर्न होगी, इधर चली जाएगी। आप फिर से इसको सेंटर की तरफ खींचोगे, ये इधर होके चली जाएगी। आप इसको फिर से सेंटर की तरफ खींचो, ये ऐसे चली जाएगी। तो ऐसे चलते चलते ये एक सर्कल बनाएगी। यू कैन चेक। तो एक बॉडी कब सर्कल में चलेगी? जब उस पर कॉन्स्टेंटली एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, है कि नहीं? एक बॉडी तब आप सर्कल में चला सकते हो जब आप ये एज्यूम करोगे दैट उस बॉडी पे कंटिन्यूअसली एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और वो फोर्स हमेशा उसको सेंटर की तरफ लेके जाता है, या वो हमेशा इसको सेंटर की तरफ लेना चाहता है। और जब ये फोर्स कंटिन्यूअसली हर किसी पॉइंट पे इसको लगेगा तो बॉडी एक सर्कल को ट्रेस करती है। तो इसका मतलब ये है, जब भी आप बॉडी को सर्कल में चलाओगे तो इस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी। जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होगी? टुवर्ड्स द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसे फोर्सेस जो एक बॉडी को सर्कल में चलाने पे मजबूर करेंगे और उनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, उनको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। सो व्हेनेवर बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, जब भी एक बॉडी सर्कल में चल रही होगी तो हमेशा इसको एक फोर्स कहां की तरफ खींचने वाला होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन आपको याद होगा फोर्स जो है दैट्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अगर आपने फोर्स एक्सर्ट किया है तो ऑब्वियसली एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जिसको आपने क्या नाम दिया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सवाल यह है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां को होगी? सर, इसकी डायरेक्शन वही होगी जहां फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं, मास स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अच्छा, फोर्स किधर खींचता है इसको? टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक्सेलरेशन भी किधर होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। इससे हमें दो चीजें मिली। एक कॉन्सेप्ट मिला दैट व्हाट इज बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमने कहा जब भी आपको एक बॉडी को सर्कल में चलाना होगा तब इस बॉडी पे हमेशा एक फोर्स सेंटर की तरफ खींचता रहेगा, और उस फोर्स के खींचने की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो, सॉरी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, और बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसीलिए हमने क्या कहा, वो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में जो तब प्रोड्यूस होती है जब बॉडी के वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। और वो फोर्स जो बॉडी पे कंटिन्यूअसली एक्सर्ट होता है इसकी डायरेक्शन को मोड़ने के लिए, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। डायरेक्शन इज टुवर्ड्स, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है तब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कौन सी एक्सेलरेशन की? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। अब सवाल यह है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर किसकी होती है, उसको हम डिराइव करेंगे। अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे दैट
ये सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन किस के बराबर होती है? तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो पहले सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की। सो व्हाट इज सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या होती है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, एक बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, कब? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, मूविंग इन अ सर्कल, कब प्रोड्यूस होगी? when the direction of its velocity changes, when the direction of its velocity changes, जब इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, is known as, इसी को हम क्या कहेंगे? is known as centripetal acceleration, centripetal acceleration। शाबाश, ठीक है ना? इसकी डायरेक्शन कहां होती है? its direction is always कहां को? always towards the, कहां पे? towards the center of circle, सर्कल के सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। और जो फोर्स इसको प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रिपेटल फोर्स। द फोर्स required to produce centripetal acceleration is centripetal force, सेंट्रिपिटल फोर्स, उसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स का नाम देते हैं। और उसके डायरेक्शन आपको पता है वो भी टुवर्ड्स द सेंटर होगा। अब मैं डिराइव करना चाहता हूं एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की रिलेशन को डिराइव करना चाहता हूं। देखो बेटा हम कैसे इसको डिराइव करेंगे। डेरिवेशन के लिए हम अज्यूम करेंगे दैट, सो डेरिवेशन के लिए देखो हम क्या करेंगे, डेरिवेशन के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे दैट कि हमारे पास जो बॉडी है वो सर्कल में चलती है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, लेकिन सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जब मैंने सर्कल में बोला तो सर्कल में ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज होगी। तो पहला एजम्पशन हम क्या लेंगे? फर्स्ट एजम्पशन हम क्या लेंगे? एजम्पशन नंबर 1 ये है, लेट द बॉडी, हम बॉडी को कंसिडर करेंगे, लेट द बॉडी मूव्स in a circle of radius r, उसकी हम रेडियस r रखते हैं, ठीक, लेकिन चलेगी कैसे? विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट स्पीड हम लिखेंगे, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट स्पीड v, ठीक है? तो v इसकी कांस्टेंट स्पीड होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूं यहां पे आपको समझ आएगा। देखो बेटा हमने एक सर्कल लिया, बॉडी सर्कल में चल रही है, ठीक है? थोड़ा सा प्रॉपरली सर्कल को बनाएंगे। ये मेरे पास एक सर्कल है और बॉडी सर्कल में चल रही है, इसकी रेडियस फॉर एग्जांपल r है, ये इसकी रेडियस r है, फॉर एग्जांपल इसकी रेडियस r है, ये r रेडियस इसकी है। इसको मैंने पहले इस पॉइंट पे देखा, ठीक है ना? इस पॉइंट पे इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर देखी जाए तो वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी, टेंजेंट टू द सर्कल। तो मैं वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को पहले ट्रेस करूंगा। एक मिनट, हाँ, तो ये रेडियस r है, मैं यहां पे एज्यूम करूंगा दैट इसकी वेलोसिटी v है, लेकिन v के बदले में क्या लिखूंगा बेटा? v1 लिखूंगा। स्पीड तो v होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, इसलिए मैंने v1 यहां पे लिखा, नहीं तो इसका मैग्नीट्यूड v1 का मैग्नीट्यूड भी v ही होगा। उसके बाद मैंने इसी बॉडी को यहां पे कंसिडर किया, ठीक है ना? और यहां पे जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट होगी वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगी, फॉर एग्जांपल टेंजेंट, ठीक है ना? इसका नाम मैंने v2 रखा, सपोज इसका नाम v2 है, ये वेलोसिटी v2 है, ये वाली वेलोसिटी v1 है, ये वाली वेलोसिटी v2 है,
और सपोज इन्होंने जो एंगल यहां पे बनाया वो डी थीटा है। मतलब डी थीटा का मतलब ये है दैट ये दो पॉइंट्स रियलिटी में एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है, मतलब ये वेरी क्लोज टू ईच अदर है। ठीक है, ये आप समझ के रखना। यहां मैंने v1 लिखा, यहां मैंने v2 लिखा, आपको समझ आया होगा क्यों लिखा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो डायरेक्शन चेंज हुई तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज हो गई। तो हमने एजम्पशन क्या लिया, लेट द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v। तो हम कांस्टेंट स्पीड अगर लेते हैं, देयरफॉर इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो v1 का होगा वही मैग्नीट्यूड v2 का होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, v के बराबर। सपोज v यानी कि v1 भी v के बराबर है, v2 भी v के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है। ठीक है ना, इस पॉइंट को मैं o नाम रखता हूं। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसी पॉइंट को थोड़ा सा बाहर ट्रेस करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, हम इस वेलोसिटी को उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह से ये इंक्लाइनेड है। देखो कैसे, ये वेलोसिटी ऐसे है तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये वेलोसिटी v1 यहां पे मैंने बाहर रिप्रेजेंट की कुछ ऐसे। ठीक है ना, इस वेलोसिटी को मैं उठा के इधर रख लेता हूं, ऐसे इसको इधर रख लेता हूं तो ये ऐसे बनेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये स्टूडेंट्स को बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन आप मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं थोड़ा सा इसको आसान बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं आपको लगेगा आसान। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास एक बॉडी है, मैंने इसको पहले इस पॉइंट पे देखा तो इसकी वेलोसिटी मैंने v1 रिप्रेजेंट की। ठीक है ना बेटा, उसके बाद मैंने इसको यहां पे देखा तो इसकी वेलोसिटी v2 रिप्रेजेंट हुई। अब वेक्टर्स की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर तब तक चेंज नहीं होते जब तक कि ना आप उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करोगे। आपके पास ये वेक्टर है, आप अगर इसको इधर रिप्रेजेंट करोगे फिर इसी को उठा के इधर रिप्रेजेंट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ना इसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन चेंज किया। आप इसको इधर से उठा के इधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने दोनों में से कोई भी चीज को चेंज नहीं किया है। यहां तक क्लियर है, इसलिए हमने यहां पे भी वही किया, हमने v1 वेलोसिटी को उठा के इधर रख दिया, लेकिन ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन चेंज की। ठीक है ना, तो v1 चेंज नहीं होगा। हमने v2 को उठा के इधर रख दिया, ठीक है ना, ये ऐसे रख दिया, और ऑब्वियसली ये v2 भी चेंज नहीं होगा, क्यों, ना इसकी वेलोसिटी चेंज हुई और ना डायरेक्शन चेंज हुई। ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है ना, अब अगर यहां पे एंगल डी थीटा है तो ये एंगल भी डी थीटा ही होगा। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है। अगर आप इस लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो इन दो परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा। ये हम क्लास 9th 10th में पढ़ते हैं दैट अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तब इनके दो परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करोगे, इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो इन दो परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल होता है। अब देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। मतलब ये पहले दो लाइन्स थी, इनके बीच में एंगल डी थीटा था, ये एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे है, ये दूसरा परपेंडिकुलर इस लाइन पे, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल डी थीटा होना चाहिए। मैं वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। आप देखो मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, मैंने कहा ये लाइन है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं आपस में, तो टेंजेंट हमेशा रेडियस के नॉर्मल होता है सर्कल में। ठीक है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो यहां पे भी नॉर्मल होगा। अब रूल क्या है, जो दो लाइंस के बीच में एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल होता है। तो दो लाइंस के बीच में एंगल कितना है, डी थीटा। v1 और v2 दो परपेंडिकुलर्स है, उनके बीच में भी एंगल डी थीटा होगा, है कि नहीं। और अगर आप इसको देखोगे, ये जो आप देख रहे हो ना कि ये बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी होगी। ये जो आप ये लाइन देख रहे हो, क्यों, अगर आप ये वेक्टर्स पढ़े होंगे तो आपको समझ आएगा ये चेंज इन वेलोसिटी है कि नहीं। देखो बेटा, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा प्रॉपरली।
अगर आपने वेक्टर्स पढ़े होंगे तो आपने सोचा होगा हाँ सर ये तो बिल्कुल चेंज इन वेलोसिटी है। देखो है कि नहीं, देखो ये वेक्टर v1 है, इसका हेड इस लाइन के टेल के साथ कनेक्ट हो रहा है। इसको अगर मैं नाम दूं डेल्टा v, आप देख पाओगे, या dv नाम देता हूं क्योंकि हमने d ही रखा है यहां अंदर, तो dv नाम देता हूं। अगर मैं v1 से v2 की तरफ एक एरो ड्रॉ करूं तो आप देख पाओगे v1 का हेड dv के टेल के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है ना। और ये थर्ड साइड ड्रॉ हो रहा है अपोजिट ऑर्डर में। यही तो ट्रायंगल बताता है। ट्रायंगल बताता है अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्टेड है, ए का हेड बी के टेल के साथ कनेक्टेड है, तब जो आप तीसरा साइड ट्रायंगल का ड्रॉ करोगे लेकिन अपोजिट ऑर्डर में, मतलब हेड विद हेड कनेक्ट होना चाहिए, तब ये वाला जो है ये रिजल्टेंट होगा। मतलब ये इन दो वेक्टर्स को ऐड करेगा। किस किस को? ए और बी को। तो ये आर किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा। अगर ए का हेड बी के टेल के साथ कनेक्ट हो रहा है, तब अगर आपके पास थर्ड साइड है जिसको अपोजिट ऑर्डर में आपने ड्रॉ किया है, तो ये थर्ड साइड जो है अपोजिट ऑर्डर में जिसको ड्रॉ किया गया है, ये इन दो वेक्टर्स को ऐड करेगा। अब सेम चीज यहां पे है, ये v1 है, इसका हेड dv के टेल के साथ कनेक्टेड है, ये थर्ड साइड है अपोजिट ऑर्डर में, देखो हेड विद हेड है, तो ये थर्ड साइड फिर रिजल्टेंट होगा, ये इसको ऐड करेगा। मतलब हमें क्या मिलेगा? v2 इज इक्वल टू v1 प्लस dv। आप देख पाओगे v2 रिजल्टेंट बना, v1 प्लस dv के बराबर होगा। अब dv निकालो बेटा, ये v2 अपनी जगह पे, ये इधर जाएगा तो माइनस v1 बनेगा, तो dv देखो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल पॉइंट हमने कंसिडर किया था, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसीलिए हमने बोला कि ये dv होगा। तो देखो क्या किया हमने, अभी तक कुछ नहीं किया ज्यादा। हमने कहा कि हम एक बॉडी को लेते हैं, उसके पास सर्कुलर मोशन है, उसकी वेलोसिटी यहां पे v1 है, यहां पे v2 है, तो बीच में एंगल d थीटा बना है, ये r है तो ये भी r है। हमने इन v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी को इधर रिप्रेजेंट किया। ये v1 है अपनी डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने रखा है इसको, v2 इस डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में मैंने भी रखा, ठीक है ना। और इनके बीच में एंगल d थीटा है, ठीक है। और मैंने कहा कि ये लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे ये dv होगा, चेंज इन वेलोसिटी, और हमने प्रूव भी किया, हाँ ये तो dv है कि नहीं। तो अब देखो प्रॉपर्ली, अगर इस ट्रायंगल को भी मैं थोड़ा सा इसी तरीके से रखूं, मतलब इस ट्रायंगल को मैं शिफ्ट ऐसे करूंगा, देखो ये ऐसे है ना, इसको मैं ऐसे रखूंगा, ठीक। इस ट्रायंगल को मैं इधर रखूंगा मैं इसको, तो ये r है, ये दूसरा r है, और ये आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हो। अब कुछ सोच रहे हो सर ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये तो आर्क है, मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। ये यहां पे O है, ये R है, ये R है, इसको हम क्या लिखेंगे वो मैं बताऊंगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पे आपको समझने की जरूरत हो, बाकी कुछ नहीं है। ये देखो हमने इस ट्रायंगल को, जो हमारे सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना था, ये मेरे हाथों की तरफ आप देख सकते हो, जो हमारे सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना था, इसको मैंने ऊपर की तरफ मोड़ा ऐसे, तो ये ऐसे बन गया। इसको मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, क्यों? मैंने पहले ही कहा था डी थीटा एंगल हम तब बोलते हैं जब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के नजदीक होगा। जरा देखो बेटा, अगर ये पॉइंट से एक दूसरे के नजदीक होगी तब क्या होगा? ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के नजदीक है, ये जो आप इधर आर्क देख पा रहे हो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी, है कि नहीं? अगर आप इन दो पॉइंट्स को एक दूसरे के नजदीक कंसिडर करोगे, तब ये जो बीच में आप आर्क देख रहे हो, तो ये आर्क कर्वड नहीं रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और हमने जब डी थीटा यहां पे नाम दिया, तब डी थीटा का मतलब यही है कि जो पॉइंट्स आपने कंसिडर किए वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इतने नजदीक है कि यहां पे ये आर्क रहने वाली नहीं है, ये क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप समझ पा रहे हो बेटा? ये क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखो, अच्छा अगर ये स्ट्रेट लाइन बनी है, तब ये ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी या लीनियर डिस्टेंस होगी। अब हम डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट को dx या ds से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमने इसको dx से रिप्रेजेंट किया। बस इतना ही डिस्कशन है।
अगर आपको यहां तक डिस्कशन समझ आया, कैलकुलेशन अब फट से निकल जाएगा। आप जरा इनको देख लो, बस यही प्रोसीजर है इसको डिराइव करने का। ये आपका रिकमेंडेड प्रोसीजर है, जो आपके बुक्स में प्रोसीजर होता है, रिकमेंडेड प्रोसीजर यही है। हमारे पास और भी कुछ प्रोसीजर्स है जिससे हम इसको निकालते हैं, इससे आसान है वो, मैं आगे वो भी दिखाऊंगा, लेकिन रिकमेंडेड प्रोसीजर ये है। तो हमने क्या किया, आप देखो क्या कर रहे हैं हम। हमारे पास सर्कल है, ये वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 को हमने इधर रिप्रेजेंट किया, इनके बीच में एंगल d थीटा होगा। ये हमने प्रूव किया कि ये चेंज इन वेलोसिटी होगी, ठीक है। हमने इस ट्रायंगल को यहां पे अब रिप्रेजेंट किया, ये r है, ये r है, तो ये r है, ये r है, और इसको हमने dx नाम रखा। dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। से हम नाम इसको देंगे a से लेके b तक। ये a होगा फॉर एग्जांपल, ये a होगा, ये b होगा, है कि नहीं? तो ये a से लेके b तक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन dx है या डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो, ये v2 और ये v1 आपस में बराबर होंगे। क्यों? v2 और v1 का मैग्नीट्यूड दोनों v के बराबर है, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम होंगे। ये r और ये r सेम है, ये d थीटा और ये d थीटा सेम है। तो अगर सारी चीजें, अगर ये साइड और ये साइड आपस में सेम है, ये साइड और ये साइड आपस में सेम है, देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम है, तब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा। मतलब आप इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स का नाम दे सकते हो। सपोज हमने क्या कहा, ये बीच वाला एंगल आप कंसीडर करो, ये 30 डिग्रीज है, तो 180 में कितने बचे? ये बीच वाला एंगल आप 60 डिग्रीज कंसीडर करो, ये सपोज, ठीक है ना। तो बचे कितने? 120। तो 120 में से 60 ये वाला होगा, 60 ये वाला होगा। इसी तरह से यहां पे ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो कहने वाली बात ये है, देखो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, इसलिए ये दो साइड्स और ये दो साइड्स आपस में बराबर होगी। क्यों? क्योंकि एंगल यहां पे सेम बन रहा है। जितना एंगल ये बना रहे हैं उतना ही एंगल यहां बन रहा है, तो ये दो साइड्स आपस में सेम है, ये दो साइड्स आपस में सेम है, इसका मतलब ये साइड सेम होंगे दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है ना। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, इसलिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स का नाम दे सकते हैं। बस वहीं पे अब निकलने वाला है। सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या क्राइटेरिया होता है? जब भी हमारे पास ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो का मतलब क्या है? दिस डिवाइडेड बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, या दिस डिवाइड बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, है कि नहीं? या दिस डिवाइड बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। तो अगर ये ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स है, अगर ये ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स है, तब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हम इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब हम लिखेंगे dx by r must be equal to dv by v2, या dx by r is equal to dv by v1, ठीक है ना। तो हम यहां पे वही कोशिश करेंगे। देखो, तो हमने ये assumption लिया, अब हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल्स OAB, और इसको कुछ नाम देंगे O डैश P and Q एंड O डैश PQ, ठीक है ना। इन दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम बनेगा, dx by r, so dx over r must be equal to dv by v2 लिखो या v1 लिखो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, so dv divided by v1 फॉर एग्जांपल, या v2। लेकिन v1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे? मैग्नीट्यूड वाइज इसको v से रिप्लेस किया जाएगा, इंप्लाइज dx by r is equal to dv by v के बराबर आएगा, कुछ ऐसे, है कि नहीं। अब हम सिंपली एक काम करेंगे, हम यहां से भी dt को डिवाइड करेंगे, यहां से भी dt को डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या होगा। dx डिवाइडेड बाय r dt, dx डिवाइड बाय r अपनी जगह पे dt हमने डिवाइड किया, इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय v dt, ये हमने dt इधर भी डिवाइड किया।
अब अगर आप प्रॉपरली देख पाओगे तो ये क्या बनेगा, dx बाई dt क्या बनेगा, dx है क्या, ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई dt बनाएगा लीनियर वेलोसिटी को, तो v होगा ये, dx बाई dt इज लीनियर वेलोसिटी v। अच्छा dv बाई dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, therefore if I write it properly then मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आने वाला है, 1 by r multiplied by v, सर कौन सा v, dx by dt is v is equal to 1 by v into d by dt कौन सा, a एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये v आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, तो a बनेगा v स्क्वायर बाय r, therefore v into v is v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r हमें a के बराबर मिलेगा। यही तो एक्सेलरेशन है, कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की रिलेशन है। दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है हम इसको ac लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो होती है v स्क्वायर डिवाइड बाय r, वह v इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, वो तो हर किसी पॉइंट पे सेम होगी, और r जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की रिलेशन हमारे पास है। उतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है ये, बट इसमें थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स यूज होता है यहाँ पे, उसको आपको ख्याल रखना है। बाकी कैलकुलेशन वाइज ये बहुत आसान सवाल है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ आपको ये दो ट्रायंगल्स बनाने हैं, दैट्स ऑल। और आपको ये पता होना चाहिए डी थीटा हमने क्यों लिखा यहाँ पे, ये dv क्यों लिखा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको dx तो आप जानते हो, dx लिखा, उसके बाद इसमें सिमिलैरिटी हमने यूज की, बस सिमिलैरिटी यूज करोगे आप तो आपका आंसर आएगा। अब ये हमारे पास ac है v स्क्वायर बाय r। अब आपको याद होगा, देखो ये ac है, हम ac को और एक तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे ac इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, क्या है, इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यही हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब देखो बेटा, इस एक्सेलरेशन को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं। नाउ हमें पता है कि v जो है वो r ओमेगा के बराबर होता है, हम ये जानते हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये हमने इससे पहले रिलेशन डिराइव की। जरा इस v को हम रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर ac जो है, ac हम लिख सकते हैं v के बदले r ओमेगा, ऊपर इसको स्क्वायर है और डिवाइड में r आएगा, कुछ ऐसे। तो अगर हम ac की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ac इज इक्वल टू, इस स्क्वायर को r के हवाले करेंगे पहले, तो ac इज इक्वल टू r का स्क्वायर, फिर ओमेगा के हवाले करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। एक r के साथ मर जाएगा, तो हमें ac मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है एक r और ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, r ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की दूसरी रिलेशन होगी। अब और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आपको एक्सेलरेशन मिला, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिलेगा, है कि नहीं। देखो एज अ नोट हम यहां पे लिखेंगे, फोर्स किसके बराबर होता है, एज अ नोट हम लिखेंगे, फोर्स हमारे पास होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। m अपनी जगह पे a के बदले क्या देंगे बेटा, v स्क्वायर बाय r, तो mv स्क्वायर बाय r आप जानते हो, ये आपने पहले डायमेंशंस वगैरह में यूज किया होगा, f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। हमारे पास कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, आप सेंट्रीपिटल फोर्स की आज दूसरी रिलेशन में निकाल सकते हो, देखो बेटा कौन सी, और f इज इक्वल टू m टाइम्स a के बदले क्या देंगे, r ओमेगा स्क्वायर, सो mr ओमेगा स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, दैट दिस इज अनदर रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नो डाउट। डिफिकल्ट इस सेंस से कि इसमें थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज होता है, ज्योमेट्री वगैरह का यूज होता है, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर आपको डिफिकल्ट लगा तो मुझे लिखिएगा कि कौन से पॉइंट पे डिफिकल्ट लगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और प्लीज, मैंने इससे पहले भी बोला था कि आप इन लेक्चर्स को शेयर करो और बाकियों के साथ शेयर करके उनको सब्सक्राइब करने को बोलो, ठीक है, सो दैट हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और हम लाइव क्लासेस के लिए एलिजिबल और एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है।